ध्यान दो भाई। क्लोज टॉपिक है हमारा। देखो, ग्रामर्स के टॉपिक में ही थोड़ा बहुत चेंजमेंट हुआ है, बाकी सिलेबस जो का त्यों ही है। 12वीं क्लास का जो ग्रामर्स का टॉपिक उसमें चेंजमेंट है, एक दो टॉपिक हैं जो चेंज हुए हैं, और 10वीं क्लास में भी है। ठीक है, बाकी राजस्थान सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, पीडीएफ वगैरह भी सेंड कर दिया, आज मैंने शो किया था, तो उसमें क्लोज टॉपिक जोड़ दिया है। अब देखो, क्लोज टॉपिक में ये मेंशन नहीं किया है कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट, शायद उसमें कंडीशनल या कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ लिखा हुआ है। बाकी हमने आपको यहाँ पर जो 2-3 साल पहले टॉपिक था 10th क्लास में, फिर हटा दिया था। आ रही बात समझ में? ये जो नोट्स हमारे पास में जो है, ये 5 साल पहले के हैं, उसमें क्लोज टॉपिक चलता था। अब इससे पहले क्लोज टॉपिक 12th क्लास में चल रहा था। तो यहाँ पे हमने वैसे तो जनरली आपको रिलेटिव क्लोज के बारे में समझाया था, और ये आपके लिए दी बेस्ट इम्पोर्टेंट है, यही महत्वपूर्ण है। हालांकि हम चाहते हैं कि आपको क्लोज टॉपिक फ्यूचर में पढ़ना पड़े तो उसमें थोड़ी असुविधा ना हो, जनरली हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्लोज का मतलब होता है उपवाक्य, सेंटेंस, हमने कल परसों पूरा समझा दिया था। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, और क्लोज का मतलब क्या होता है? उपवाक्य। सेंटेंस को बोल सकते हैं हिंदी की परिभाषा में कि 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस या फिर वाक्य कहते हैं। अंडरस्टैंड? उसके बाद में इंग्लिश में हम डेफिनेशन की बात करें तो एक ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, एक ग्रुप यानी एक समूह, ऑफ यानी का, ऑफ का मतलब का, के, की होता है, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसका अर्थ चेंज हो जाता है, का भी होता है, की भी होता है और के भी होता है। तो एक ग्रुप, एक समूह ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, सार्थक शब्दों का एक समूह, सार्थक शब्दों का एक समूह, विच यानी जो, विच यानी जो, मेक्स का मतलब होता है बनाना, कंप्लीट का मतलब होता है पूर्ण, और सेंस का मतलब होता है अर्थ। सेंस का मतलब क्या होता है? अर्थ, यानी जो कंप्लीट अर्थ या पूर्ण अर्थ बनाता हो, जो पूर्ण अर्थ बनाता हो, या आप कह सकते हैं कि शब्दों का या सार्थक शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ बनाता हो, क्या कहते हैं उसको? सेंटेंस। ओनली सेंटेंस सेंटेंस कहलाता है। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? सार्थक मतलब उसका अर्थ निकलना चाहिए, शब्द हम अगर हम बोल रहे हैं तो समझ में आनी चाहिए क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे क्लोज की डेफिनेशन या क्लोज को समझाने का प्रयास किया है कि एक उपवाक्य यानी क्लोज एक वाक्य का भाग होता है। एक वाक्य का क्या होता है? भाग होता है। वाक्य पूरा नहीं होता, पूरा अगर वाक्य हो तो इसको वाक्य क्यों बोले? वाक्य बोल दें। उसका क्या होता है? वाक्य का एक भाग होता है जिसका अपना कर्ता यानी सब्जेक्ट होता है, और वह कार्य होता है। सब्जेक्ट कैसे? राम आम, या राम आम खाता है। आ रही की बात समझे? राम खाता है, राम खाता है, तो इसमें क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया, और क्या हो गया? वर्ब। सब्जेक्ट हो गया, और क्या हो गया? वर्ब हो गया। इसमें ये बोला ना कि सब्जेक्ट होना चाहिए और क्या होना चाहिए? वर्ब यानी क्रिया होनी चाहिए, बस। तो हमारा क्या हो जाएगा? वो क्लोज हो जाएगा। आ रही की बात समझ में? मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं सोता हूं, मैं चलता हूं, मैं फिरता हूं, इसमें सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गई। ये हमारा क्या है? क्लोज है। अब यहाँ पे पर्सन उठता है ना, कहाँ जाता है, कहाँ सोता है, कहाँ पढ़ता है, क्या होता है कि नहीं होता? ऐसा मतलब अधूरा है सेंटेंस। क्या है? सेंटेंस अधूरा है। इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं उपवाक्य। क्या हो भैया? अंदर देखो, हमें पिलाओ, अंदर देखो कंप्यूटर वाले रूम में। इसके बाद में हम क्लोज की बात करते हैं। क्लोज को 1 2 3 4 4 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में? 4 भागों में। लेकिन इन सब 4 भागों के बारे में आप सबको नहीं पढ़ना है। ठीक है,
जो अपने को पढ़ना है, विशेष इंपॉर्टेंट है, वो केवल रिलेटिव ही क्लोज है। आ रही क्या बात समझ में, है ना। लेकिन हम नाउन क्लोज भी पढ़ रहे हैं, रिलेटिव क्लोज भी पढ़ रहे हैं और एडवर्ब क्लोज भी पढ़ रहे हैं। कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो नुकसान थोड़ी ना करेगा, अगर हम कम पढ़ेंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। ठीक है क्या। तो पहला है मेन क्लोज, दूसरा है सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट क्लोज नहीं है ये, कल भी समझाया था ना मैंने, SUB लिखते हैं। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है आश्रित। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, आश्रित। और क्लोज का मतलब होता है उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। यहाँ पे मेन क्लोज का मतलब होता है मुख्य उपवाक्य। ठीक है। फिनिट और नॉन फिनिट क्लोज, है ना, निश्चित और अनिश्चित उपवाक्य। वर्बलेस क्लोज यानी जिसमें वर्ब ना हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि वह राहुल है, वह राहुल है। यह पंखा है, दिस इज ए फैन। दिस क्या है ना, सब्जेक्ट। आ रही की बात समझिए। और उसके बाद में हमारा इज के बाद में, ये इज तो हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद में क्या आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्बलेस। तीन चार दिन हो गए, पसीनों में कहीं ना कहीं ठंडा पानी पी लिया, उसकी वजह से ज्यादा तेज बोलना पड़ता है, तब जाके आवाज निकलती है। गला बैठ गया, खड़ा करना पड़ेगा, स्टैंड अप ऐसे बोलना पड़ेगा, तब जा करके ठीक से होगा। तो इनके ये हमारे सिलेबस से आउट ऑफ रेंज है, में डूबना ही नहीं है। अब सबऑर्डिनेट क्लोज की हम बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं आश्रित उपवाक्य। आश्रित का मतलब हमने समझाया था कल आपको। इसमें कहा है कि आश्रित उपवाक्य में एक कर्ता होता है तथा उसका कार्य होता है। कर्ता का कार्य होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना। राम खाता है, राम सोता है, राम पीता है, राम पढ़ता है। राम कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, उसका कार्य हुआ है। कर्ता का कार्य हुआ है ना, तो उसका कार्य होता है, क्रिया होती है, वर्ब होती है। लेकिन यह अपने आप पूर्ण अर्थ व्यक्त नहीं करता और नहीं भी कर रहा है। राम पढ़ता है, पढ़ता तो है, लेकिन क्या पढ़ता है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ता है, हिंदी, उर्दू, फारसी, कौन सा पढ़ रहा है। आ रही की बात समझ में, पूरी बात नहीं है ना, अभी आश्रित है। यह अपने पूर्ण अर्थ के लिए मुख्य उपवाक्य पर निर्भर होता है। ये क्लोज तीन प्रकार के होते हैं, अर्थात ऐसे उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे नाउन क्लोज। यहां समझाया भी है तीन प्रकार। पहला कौन सा हमारा नाउन क्लोज है, दूसरा रिलेटिव क्लोज और तीसरा एडवर्ब क्लोज। अंडरस्टैंड। अब यहां पे आपको देखना है, सबसे पहले हमने बात की है, चर्चा की है नाउन क्लोज की, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने फिर भी समझा दिया है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। हालांकि कल नहीं समझाया था, शायद ही कल तो नहीं समझाया था। बाकी ये यही खत्म होता है। एक WH वर्ड का, एक हेल्पिंग वर्ब का भी है, जो कल आपको राइट करवा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा विशेष ध्यान किसके पे देना आपको, रिलेटिव क्लोज, है ना। आपको बताया था ना, इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, नाउन क्लोज वह क्लोज है जो नाउन का कार्य करे। किसका कार्य करे, नाउन का। हाँ, या फिर प्रोनाउन का भी कार्य कर सकता है। ये किसका कार्य कर सकता है, प्रोनाउन का भी। नाउन क्लोज दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, जिसमें से पहला हमारा क्वेश्चन क्लोज, दूसरा हमारा दैट नाउन क्लोज। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन क्लोज की। तो क्वेश्चन क्लोज वे क्लोज जो प्रश्नवाचक वाक्य को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये भी कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन क्लोज या इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने चर्चा कर ली है WH वर्ड की, और दूसरा कौन सा हमारा हेल्पिंग वर्ब का है। तो WH वर्ड में हम देखेंगे तो WH शब्द के अर्थ वाले शब्द को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि WH जो शब्द है उसको हम कंजक्शन के रूप में यूज कर लेंगे, और इसके अकॉर्डिंग जो शब्द आ रहा है उसको हम हटा देंगे।
अब देखते हैं सेंटेंस में क्या आता है। उसके बाद WH ग्रुप वाले शब्द को लिखकर शेष, यानी WH ग्रुप में वेहन, वाट, वाही जो भी है उसको किसके रूप में हम लिख देंगे, ग्रुप यानी शब्द को लिखकर शेष वाक्य को साधारण वाक्य में बदल देंगे। देखना अब इससे इधर नीचे क्वेश्चन इस प्रकार से आपके एग्जाम में आएगा कि वेहन विल द ट्रेन, वेहन यानी कब, है ना, लेकिन यहां पे सेंटेंस को हम जोड़ेंगे तो वेहन किस में हो जाएगा, जब में, है ना, सेंटेंस को जोड़ना है ना हमें। तो इसने कहा है कि वेहन यानी कब, विल यानी फ्यूचर टेंस से द ट्रेन कम, यानी जो रेलगाड़ी है वो कब आएगी, ट्रेन कब आएगी। उसके बाद कैन यू टेल मी दैट, क्या आप मुझे बता सकते हो, दैट किसके लिए यूज हुआ है, ट्रेन के लिए, रेलगाड़ी के लिए, कि भाई वो कब आएगी। हमारी बात समझ में। और दैट का प्रयोग कब करते हैं, व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए और जानवरों के लिए, रिलेटिव क्लोज में हमने समझाया आपको कल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसा नियम ऊपर बताया वैसे हमें फॉलो करना है। इसने कहा कि WH शब्द के अर्थ वाले शब्द को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, उसके बाद WH ग्रुप वाले शब्द को लिखकर शेष वाक्य को साधारण वाक्य में बदल देंगे। अब देखना है, सबसे पहले सेंटेंस को लिखना हमें, यानी कैन यू टेल मी। अब ये जो दैट शब्द है, ये दैट शब्द हमारे लिए या ट्रेन के लिए यूज हुआ है। ये अगर हम कह सकते हैं कि दैट शब्द को हम कंजक्शन के रूप में भी आता है दैट शब्द, और वेन शब्द भी कंजक्शन के रूप में आता है, तो दो तो कंजक्शन एक सेंटेंस में हो नहीं सकते, एक ही जगह थोड़ी ना लगा सकते हम, इसलिए इसको हमने क्या कर देना है, हटा देना है। तो इसको हमने हटा दिया। उसके बाद में क्या जोड़ दिया हमने, वेहन, ये कंजक्शन के रूप में जोड़ा है। अब सीधा सेंटेंस नहीं लिखना है, इसमें बोला है कि शेष वाक्य किस में बदल देना है, हमें साधारण वाक्य में बदलना है। और साधारण वाक्य में बदलेंगे तो कंजक्शन वर्ड वेन हो गया, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऐसे लगाना है ना, तभी तो साधारण में बदलेगा, है ना। और हेल्पिंग वर्ब या फिर WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे करेंगे तो पर्सनवाचक में रहेगा, साधारण में तो नहीं बदलेगा। तो इसलिए वेहन लगा दिया। और उसके बाद में क्या काम किया इन्होंने, यानी इसको असर्टिव में बदलना है, तो द ट्रेन, द ट्रेन, उसके बाद क्या लिख दिया हमने, विल, और उसके बाद क्या लिख दिया, कम। अंडरस्टैंड, समझ में आई बात, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं है किसी को भी। तो कहने का मतलब यह है कि आप सबको ये ध्यान रखना है कि इसको साधारण सेंटेंस में बदलना होगा जो WH वर्ड का रहेगा। यहाँ पे बड़ी विकट समस्या हो सकती है। एक एग्जांपल जैसे कि हम हमारी तरफ से आपको समझाने के लिए राइट कर रहे हैं कि जैसे मान लो यही एग्जांपल रहे कि वेहन, उसके बाद में यहां पे वेहन, या फिर हम आपको जनरली ऐसे समझाने का प्रयास करें कि जैसे कि यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस हो, कौन सा टेंस हो, पास्ट सिंपल टेंस हो, तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है ना। तो वहां पे असर्टिव सेंटेंस में हम बदलेंगे तो क्या कर देंगे, हम डिड में परिवर्तित कर देंगे। आ रही बात समझ में। देखो एक मैं समझाने का प्रयास करता हूं यहाँ पे, जैसे कि वेहन, यहाँ पे सारा आ जाएगा, या डिड का, डू का प्रयोग होएगा, कभी ऐसी स्थिति बहुत कम होगी, होगी नहीं शायद, है ना, क्योंकि WH वर्ड जहां आ रहा है ना, वहां फिर कहने का मतलब यह है कि डिड का भी प्रयोग होगा, डू डज का प्रयोग होगा। भाई WH वर्ड के साथ में हेल्पिंग वर्ब तो आएगी ना, हेल्पिंग वर्ब में लिखना पड़ेगा। एक दो एग्जांपल हम कल लिख पाएंगे तो उसमें हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, राइट कर लो, है।